जय हिंद और नमस्कार। ग्रोथ मोड यूपीएससी के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत हम लोग महत्वपूर्ण कानून देख रहे हैं, जैसे आपको मालूम है, और ऐसे कानून जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो आज के भारत के निर्माण में। और उसी के तहत आज हमारा 11वां लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर के तहत एक अति महत्वपूर्ण कानून को देखने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा कानून के जिन्होंने हमारा जो आज का उत्तर पूर्वीय क्षेत्र है, उस उत्तर पूर्वीय क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए, भारत का एक विभिन्न अंग बनाने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई। उसी के तहत जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो एजेंडा है कि सर्वप्रथम हम लोग बैकग्राउंड की बात करेंगे इस कानून के तहत, साथ ही में इसका जो हार्द है यानी कि इसकी जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, उसको देखेंगे और साथ ही में इसका महत्व और इसकी टीकाओं के बारे में बात करेंगे। वैसे इस कानून की टीका तो कोई है नहीं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही उम्दा कार्य किया। आज जो नॉर्थ ईस्ट को हम लोग उसे भारत का विभिन्न हिस्सा अगर बता रहे हैं तो यह इस कानून की मदद से है। तो इतना अच्छा कानून है, तो फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे बिंदु है कि जो हम लोग इसकी टीका में लिख सकते हैं या इसकी टीका में गिन सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज की चर्चा। और जैसे हमें मालूम है कि इस बुक आधारित हमारा यह लेक्चर है, यह बुक हमारे पास फिजिकली फॉर्म में भी मौजूद है और बहुत ही उम्दा बुक है। और मात्र यूपीएससी के छात्रों को नहीं, मगर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रत्येक छात्र को पूरे देश में, चाहे वो राज्य सरकारों की परीक्षा हो या चाहे वो स्थानीय सरकारों की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण ये जो दस्तावेज है वो साबित हो सकता है हमारे लिए। साथ ही ये जो कानून की चर्चा है, यह कानून भी मात्र और मात्र ऐसा नहीं है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को ही फायदेमंद साबित होता है। ये दरअसल जो कानून के विद्यार्थी होते हैं उनको भी फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही में जो जिज्ञासु नागरिक है, जो माहितियाँ इकट्ठी करना चाहते हैं, जो ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं, इन सारे लोगों को ये जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साथ ही अगर आप कोई भी सरकारी परीक्षाओं को लेकर तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई ऐसी स्पर्धात्मक, अन्य कोई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हम लोग ऐसा बिल्डअप करेंगे इसे ग्रेजुअली कि इट विल कैटर ऑल योर नीड्स रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, चाहे वो किसी भी राज्य सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो। प्लस जीएस का जो पोर्शन है वो यहाँ आपका एक्सटेंसिवली कवर अप होगा। हमारा जो रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस सेगमेंट है, ये आप कह लीजिए प्लेलिस्ट है, यह प्लेलिस्ट पूरा जीएस के तत्वों से भरा है या ग्रेजुअली बिल्टअप हो रहा है, और ऐसे तत्वों की जो हमारी प्रिलिमिनरी व हमारी मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, आप इसको देखिए। साथ ही में ऑनलाइन जो तैयारियां हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि यह एक महामारी का समय है और ऐसे समय में ऑनलाइन जो एरा है, जिस एरा में हम लोग आज जी रहे हैं, वो एक बून है हमारे लिए, कोई वरदान समान है। तो इसी का लाभ हम लोग ले रहे हैं, तो इसी के तहत पढ़ाई करेंगे। साथ ही में हाइपोथेसिस है हमारा, जो कि स्टैटिक पोर्शन को कवर अप करता है पूरे जीएस के। इसके तहत फिलहाल हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मगर भविष्य में इसमें अलग अलग स्टैटिक जो हमारे वो अति महत्वपूर्ण, अति वाइटल जो सब्जेक्ट्स है, इनकी चर्चा भी वहाँ हम लोग करने वाले हैं। जैसे कल्चर है, जैसे एनवायरमेंट है, या आप कह लीजिए ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए वन स्टॉप शॉप बनने की सक्षमता रखता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, हमारे साथ जुड़िए, देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, साथ ही मेरे चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा समूह तक हम लोग पहुँच पाए और आपका भी विकास हो। तो देखेंगे, अब शुरू करेंगे हमारी आज की मूल चर्चा, जिसके तहत हमें द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 को देखना है। महत्वपूर्ण एक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए, मगर सर्वप्रथम अगर बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे कारक थे जिन कारकों ने इस एक्ट के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश है, सबसे प्रथम तो ज़्यादातर सामान्य लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती है। वे लोग वाकिफ ही नहीं होते कि दरअसल नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा क्या है, या वो कैसे भारत के साथ जुड़ा हुआ है, क्या वो भारत का अभिन्न हिस्सा है भी या नहीं।
ठीक है, तो इत्यादि कंफ्यूजन सामान्य जन नागरिक के मानस में रहती है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जिसके तहत अगर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बात आए भारत के, तो हमें उसमें सबसे प्रथम ट्रीटी ऑफ यांडबू को याद करना पड़ा है, जिसका साल था 1826। अति महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट के इतिहास को अगर समझना है तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि यह ट्रीटी ऑफ यांडबू क्या थी, ठीक है, और कैसे इस ट्रीटी की वजह से धीरे धीरे जो आज का नॉर्थ ईस्ट का जो प्रदेश है वो धीरे धीरे भारत की बाजू आया, भौगोलिक रूप से नहीं मगर बौद्धिक रूप से। तो ये पहले तो हमें सुनिश्चित करना है कि यह ट्रीटी ऑफ यांडबू क्या थी। तो अगर इस ट्रीटी की बात करें तो दो पक्ष थे। एक बाजू बर्मीज ट्राइब्स थी और दूसरी बाजू ब्रिटिशर्स थे, या आप ब्रिटिश अंपायर भी कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये पर्टिकुलर ट्रीटी हुई थी और इस ट्रीटी ने बहुत ही अच्छा अपना रोल निभाया और धीरे धीरे जो पूरा भूभाग है नॉर्थ ईस्ट का यानी कि उत्तर पूर्व का, वो आज हमारे भारत के साथ जुड़ गया है, प्रशासनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सभी रूप से। अब हमें यह समझना है कि यहाँ ब्रिटिशर्स कैसा है, यहाँ बर्मीज ट्राइब कैसी आई और व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, यह ट्रीटी का या ये समझौते का मूल उद्देश्य क्या था, यह समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। जैसे हमें मालूम है कि असम जो आज का राज्य है और बहुत ही बड़ा राज्य था, उसका नाम दरअसल अहोम था। असम नाम इवोल्यूशन की देन है, मगर उसका जो वास्तविक नाम था वो था अहोम, अहोम साम्राज्य। अहोम साम्राज्य ने या अहोम प्रजाति ने ब्रह्मपुत्र की जो उसका जो स्त्राव क्षेत्र था, हमें मालूम है ब्रह्मपुत्र बहुत ही बड़ी नदी है, हिम नदी है, तो उसका जो स्त्राव क्षेत्र था बहुत ही फर्टाइल रीजन था, वहां एक राज्य की स्थापना करी। राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी में। अगर इसको ट्रेस करें, हम लोगों को ट्रेस करें, तो दे केम फ्रॉम चाइना, चाइनाज यूनान province. They migrated towards Indochina, towards Myanmar in approximately 1st century AD. तो यही हमें याद रखना है कि एक अहोम नामक प्रजाति थी जो कि ईसु की प्रथम सदी में चाइना के यूनान प्रोविंस से नीचे उतरी, नीचे वो पलायन कर गई और आके बस गई इंडो चाइना के एरिया में, यानी कि आज के तिब्बतीय क्षेत्र में, और साथ ही में बर्मा में, यानी कि आज के म्यांमार में। फिर म्यांमार में से 13वीं शताब्दी में सांस के द्वारा अहोम राज्यों की स्थापना हुई। अहोम राज्य, ये हमने ट्रेस की यह प्रजाति को कि यह प्रजाति का मूल क्या है, तो हमने वो जाना कि यह उसका मूल चाइना है, चीन है, चीन का यूनान प्रोविंस है। मगर अहोम राज्य की स्थापना सांस के द्वारा 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र की जो उसका जो स्त्राव क्षेत्र था, ब्रह्मपुत्र की जो वैली थी, उस एरिया में, उस रीजन में की गई थी। और अहोम राज्य काफ़ी प्रसिद्ध भी है। 600 वर्षों तक अपना सार्वभौमत्व यह हर साम्राज्य ने बनाए रखा। सार्वभौमत्व यानी कि सोवरेनिटी, it maintained its sovereignty for over a period of 600 years. It's a very long haul. तो इस बात से ही हमें मालूम पड़ता है, इस बात से ही हमें यह पुष्टि मिलती है कि यह साम्राज्य दरअसल में शक्तिशाली था, वास्तविक रूप से शक्तिशाली था। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि
यह पूरा साम्राज्य सूर्यास्त की ओर जाने लगा, दुर्बल बनने लगा। तो बर्मा से कुछ प्रजातियों के द्वारा, कुछ जनजातियों के द्वारा यह साम्राज्य के ऊपर वारंवार हमले होने लगे। रिपीटेडली दे वर अटैकिंग दिस पर्टिकुलर रीजन विच वाज वंस ए वेरी बिग एम्पायर। तो इसी वजह से अहोम साम्राज्य और दुर्बल बना और तब के राजा ने ब्रिटिशर को बुलाया, ब्रिटिशरों के पास मदद मांगी कि भाई आप हमारी मदद कर दे इन बर्मीज लोगों से, इन बर्मीज लोगों को आप लड़ाई में जो है हरा कर उनको वापस भेज दीजिए, उनको खत्म कर दीजिए। ब्रिटिशरों ने यह बात को सहमति दी। उन लोगों ने बोला कि यस वी विल हेल्प यू बट वी विल नीड योर सम टेरिटरी अगेंस्ट इट। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच में सहमति हो गई। अब ब्रिटिशर मैदान में आ गए। सामने बर्मीज प्रजाति थी, वे जंगल में रहने वाले थे, देसी हथियारों के साथ जो है मारकाट करते थे, और यही ब्रिटिश थे, सिविलाइज्ड थे, डिसिप्लिन्ड थे और मैकेनाइज्ड थे। तो ब्रिटिशरों ने बर्मीज लोगों को हरा दिया, उन लोगों को खदेड़ दिया। तो उसके हराने के बाद, उसके परिणाम के बाद ब्रिटिश और बर्मीज लोगों के बीच में यह समझौती हुई, और इसी समझौती को ट्रीटी ऑफ यार्डबू कहा गया। फिर बाद में जैसे दोनों पक्षों के बीच में सहमति दर्शाई गई थी कि अगर बर्मीज लोगों को बाहर काट दिया तो ब्रिटिशरों को कुछ जमीन अहोम राजा के द्वारा दे दी जाएगी। तो उसी के तहत यह ट्रीटी के बाद, ट्रीटी ऑफ यार्डबू के बाद, अहोम राजा ने अपना जो साम्राज्य था, अपनी जो भूमि थी, उसमें से कुछ भूमि ब्रिटिश सल्तनत को हस्तांतरित कर दी, उन लोगों को सौंप दी कि भाई आप अभी इसका प्रबंधन कीजिए। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिटिशरों के हाथ में यह पूरा प्रदेश आया नॉर्थ ईस्ट का, और तब उसके पास इंडिया का जो मध्य प्रदेश था, जो मुख्य प्रदेश था मध्य भूमि का, वो तो था ही। तो इन लोगों ने दोनों प्रदेश का प्रबंधन, दोनों प्रदेश का मैनेजमेंट एक साथ करना शुरू कर दिया। दैट वाज द थिंग which joined the entire northeastern region with India intellectually। बौद्धिक रूप से यही समय बिंदु ने इस पूरे उत्तर पूर्वीय क्षेत्र को भारत के साथ सदा के लिए जोड़ दिया और भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया। तो यही एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें देखनी है। फिर अगर अहोम किंगडम की बात करें तो जैसे हमने इसका समय काल देखा कि कितने वर्षों तक, अप्रोक्सीमेटली 6 सदियों तक यह राज्य बना रहा, और इस राज्य में बहुत ही अच्छी संस्कृति भी फ्लरिश हुई, बहुत ही अच्छी संस्कृति का उद्भव हुआ और उसका विकास हुआ, और वो थी असमिया संस्कृति। असमिया संस्कृति पूरे विस्तार में प्रभावी संस्कृति थी। और अगर अहोम साम्राज्य की बात करें तो लगभग रुद्रसिंह नामक राजा के समय में यह संस्कृति का जो विकास था वो चरम सीमा पे था, वो पराकाष्ठा पे था। इट वॉज एट द पीक एंड एट द टाइम ऑफ रुद्रसिंह। और ये समय काल है 1696 से 1714-15 तक। तो पूरे प्रदेश को इस संस्कृति ने काफी तौर पर प्रभावी किया। अब आजादी के पश्चात यह असमिया संस्कृति की ही एक भाषा, जिसे असमिया भाषा कहा जाता है, या इंग्लिश में उसे असमीज कहा जाता है, उसको संवैधानिक मान्यता मिल गई। जैसे ही असमिया भाषा को, असमीज भाषा को संवैधानिक मान्यता मिली, इसके रिपरकशंस में बोडो आंदोलन, और इसी की वजह से 1963 में नागालैंड का जन्म हुआ।
इन द ईयर 1963, क्योंकि बोडो आंदोलन बहुत ही आक्रामक बन गया था और वे लोग एक डिफरेंट स्टेट हुड का जो है उसकी मांग कर रहे थे। दे वर डिमांडिंग ए डिफरेंट स्टेट हुड फ्रॉम द होम स्टेट या असम स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यही बैकग्राउंड है, यही बात है। तो इस पूरे मुद्दे की जटिलताओं को, इसके पेचीदेपन को खत्म करने के लिए, साथ ही में भौगोलिक जो सीमाएं हैं उसको भी अच्छी तरीके से डिमार्क करने के लिए यह कानून को हमारी संसद के द्वारा लाया गया था सन 1971 में। अब देखेंगे इसके मुख्य उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य के पहले हमें एक बात यहाँ समझनी है, और ये बात यह है कि जब हमें आज़ादी मिली यानी कि 1947 में, तो उसके बाद इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में परिस्थिति क्या थी, भौगोलिक परिस्थिति क्या थी, कितने राज्य थे, कितने यूटी थे, कौन कौन से थे, आई मीन, तो ये पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, तो बाद में ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो सकती है। तो 1947 में नॉर्थ ईस्ट की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। एक ही राज्य था, वो था असम, और मात्र 2 यूनियन टेरिटरीज थे जो वास्तविकता में प्रिंसली स्टेट थे, और वो थे त्रिपुरा और मणिपुर, और एक था नेफा नाम का प्रदेश। यह संक्षिप्त है, मगर इसे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है। आज के अरुणाचल का प्रदेश जो है वो तब नेफा के नाम से जाना जाता था। तो मात्र और मात्र यही परिस्थिति थी, एक राज्य था, 2 यूटी थी, और ये 2 यूटी जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तविकता में यह देसी रजवाड़े थे, यह प्रिंसली स्टेट्स थे, विच वेर वन ऑफ देम वाज त्रिपुरा एंड वन वाज मणिपुर। तो ये परिस्थिति थी। अब इसके उद्देश्य को देखते हैं। सर्वप्रथम, दिस एक्ट वाज लेजिस्लेटेड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा। यस, जो आज दिन तक यूटी थे, अब इसको स्टेट हुड मिल गया, स्टेट हुड। The 2 areas which were performing as a UT, which were designated as a UT, they now will become a state, a full-fledged state. साथ ही to provide for the formation of state of मेघालय, जो कहीं था ही नहीं, जो असम का ही भाग था, अब उसमें मेघालय का जो क्षेत्र है उसको स्टेटहुड मिलेगा, स्टेटहुड। साथ ही यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बाय रीऑर्गेनाइजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑफ असम। साथ ही में मिजोरम कहीं था भी नहीं, तो उसको भी यूटी का डेजिग्नेटेड मिल गया, दिस बिकेम यूटी। और जो नेफा का प्रदेश था, जो मात्र और मात्र प्रदेश ही था, ना तो वो यूटी था ना तो वो राज्य था, अब उसको यूटी बना दिया गया। तो ये मूल उद्देश्य था इस पूरे कानून का, और यही तरह इस कानून ने जो भौगोलिक सीमाएं है उसको भी सेट करी है। उसके बाद देखें तो हमें इसके मुख्य प्रावधान देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान थे कि जिस प्रावधान के कार्यों की वजह से आज यूटी हमारा अभिन्न हिस्सा है। देखेंगे सर्वप्रथम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मेघालय एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये कि एक उद्देश्य की बात थी, मगर उसको लागू करने के लिए कौन कौन से मुख्य प्रावधान है। देखिए, थ्रू दिस एक्ट द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा वर क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरी, वो हमने देख लिया। द स्टेट ऑफ मेघालय वाज फॉर्म्ड एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर आल्सो क्रिएटेड। ये नई यूनियन टेरिटरी है और ये नया राज्य है जो कि भारत के नक्शे पर स्थान उसको मिला है। साथ ही मेघालय वाज क्रिएटेड आफ्टर द असम रीऑर्गेनाइजेशन, मेघालय एक्ट 1969, यानी कि असम के भाग में से ही, क्योंकि असम ही बहुत ही बड़ा राज्य था, उसका ही पूरा भूभाग था उत्तर पूर्वीय, तो उसमें से ही काट के मेघालय नामक एक राज्य का गठन किया गया। मिजोरम वाज क्रिएटेड कंप्राइजिंग ऑफ द टेरिटरी ऑफ द मिजो डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ असम। यहाँ अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ गारो, खासी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है। ये सारे वैसे तो पहाड़ियाँ हैं, मगर उसके नाम से डिस्ट्रिक्ट के नाम पड़े हैं, तो यह डिस्ट्रिक्ट को मिला के असम में से मेघालय बना दिया गया। वैसे ही मिजो डिस्ट्रिक्ट को निकाल के उसको जो है एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, और वो था
मिजोरम, ठीक है, और वो भी आसाम से ही था। तो ये परिस्थिति थी। साथ ही रिप्रेजेंटेशन द लेजिस्लेचर, अब यह भी तय करना है कि तो भारत की संघीय विधायक प्रणाली में इन लोगों की या इन राज्यों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। तो अब हमें हमारे भारत के संसद में यानी कि लोकसभा में, राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व दिलवाना है। तो सर्वप्रथम द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो बीन अमेंडेड फॉलोइंग द लेजिस्लेशन ऑफ दिस एक्ट। फोर्थ शेड्यूल which actually consists of the list of the representation of different states in the Lok Sabha and Rajya Sabha to accommodate for the representatives from the new states and union territories to be a part of union parliament. भारतीय संसद या संघीय संसद कह सकते हैं। The act also provided for the election to be conducted in Meghalaya, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ निर्वाचन, भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है भारतीय संविधान के द्वारा प्रस्तापित, अब उसको भी यहाँ लागू किया जाएगा। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द न्यू टेरिटरीज द एक्ट एलोकेट्स द फॉलोइंग सीट्स इन द पार्लियामेंट फॉर देम। हमारे पास यहाँ एक टेबल है जिसके तहत इन राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है आज के भारत के संसद में, वैसे तो ये तब का है मगर इसमें कोई ज़्यादा फेरफार नहीं है, एक दो फेरफार है वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो पूरा यहाँ टेबल है हमारे सामने जिसके तहत रिजर्वेशन भी यहाँ क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो रिजर्वेशन है वो भी यहाँ क्लासिफाई किया गया है। उसके तहत स्टेट्स आसाम 14 सीट्स यानी कि लोकसभा में 14 बैठकें हैं आसाम की, साथ ही मणिपुर में 2 बैठकें, त्रिपुरा में भी 2, मेघालय में भी 2, प्लस मिजोरम तब की जो यूटी थी जो आज तो एक फुल फ्लेज स्टेट है उसका एक है रिप्रेजेंटेशन, और अरुणाचल प्रदेश का एक था, ठीक है। यहाँ एक हमें फेरफार देखना है। आज अरुणाचल प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन 2 है जिसमें से एक रिजर्व्ड है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, और ये दोनों आज राज्य है, यूनियन टेरिटरीज नहीं है। तो ये एकमात्र इसमें संशोधन है अगर वर्तमान परिस्थिति देखें तो, ठीक है। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर अन्य जोगवाई देखें, अन्य प्रावधान देखें तो उसके तहत हाईकोर्ट की भी व्यवस्था इस राज्यों के लिए करी गई थी। हालांकि शुरुआती समय में संयुक्त हाईकोर्ट से काम चलता था इन राज्यों में, मगर 2012 से जो है 3 नई हाईकोर्टों को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और स्वतंत्र इन राज्यों के लिए हाईकोर्ट्स को प्रस्तावित भी किया गया है। देखेंगे, विद द क्रिएशन ऑफ दिस एक्ट a common high court was established for Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Tripura. After the abolition of earlier High Court of Assam and Nagaland, yes, पहले 2 ही थी, High Court of Assam and High Court of Nagaland, मगर इस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत एक ऐसा मैकेनिज्म, एक कलेक्टिव जो हाई कोर्ट का मैकेनिज्म यहाँ दाखिल किया गया जिसमें आसाम था, नागालैंड था, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। अब द कॉमन हाई कोर्ट इज इन गुवाहाटी, यस, वो आसाम स्थित था, आसाम के गुवाहाटी शहर में, मगर 2012 से सेपरेट हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड फॉर द स्टेट्स ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो ये बात यहाँ हमें नोट करनी है, यह नोंदनीय बातें हैं। उसके पश्चात का प्रावधान देखें तो ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, पूर्ण रूप से भारतीय राष्ट्रपति को यह सत्ता दी गई थी कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो कोई भी खर्च है, जो कोई भी जो धनराशि का उपयोग है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। दिस पावर इज कंटेन्ड इन पार्ट 5 ऑफ द एक्ट, यानी कि इस कानून के 5वें भाग में ये बातें दी गई है। अलाउज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ऑथोराइज बाय ऑर्डर एनी सच एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा। जो राज्य के जो कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं, जो संचित निधियां होती है, उसमें से भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खर्च कर सकते हैं। वाइल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो स्पेंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू, ये बात हमें यहाँ नोंद करनी है। वहाँ के राज्यों के संचित निधियों में से तो खर्च कर ही सकते हैं भारतीय राष्ट्रपति, मगर भारतीय राष्ट्रपति भारत की संचित निधि में भी इन राज्यों के लिए खर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो यूज मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ Union Territory of Arunachal Pradesh. Similarly, the President can also determine the grant in aids of the revenue of the states of Assam, Manipur, Meghalaya and Tripura.
तो ये बात भी यहाँ हमें सुनिश्चित करनी है। ग्रांटिंग एड भी दे सकते हैं वाइल ही और शी कैन स्पेंड फ्रॉम वेरियस कंसोलिडेटेड फंड्स। उसके पश्चात प्रोविजंस एज टू सर्टन कॉरपोरेशन, यानी कि कुछ ऐसी इकाइयाँ जो कि भारत में अपनी सेवाएं दे रही है, भारतीय लोगों को इसका फायदा हो रहा है, प्लस जो प्रबंधन है वो भी अच्छी तरीके से हो रहा है, प्रशासन अच्छी तरीके से हो रहा है, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में भी अब इस कानून के तहत कुछ ऐसी सेवाएं शुरू कर दी गई जो कि वहाँ की प्रजा को, वहाँ के क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे। दिस पावर कंटेन्ड इन पार्ट 7 ऑफ द एक्ट, ये बातें इस कानून के भाग 7 में दी गई है। अलाउज फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 1947। इसके तहत पूरे भारत के राज्यों में, अन्य राज्यों में यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन हुआ है, जो कि पूरे प्रदेश की जो आपूर्ति है, जो बिजली की आपूर्ति है, उसकी बात करता है। तो उसको भी यहाँ लाके जो है एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। साथ ही स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अंडर द वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1962 परफॉर्म द रिलेवेंट फंक्शन। साथ ही द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द पावर्स टू कंटिन्यू अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई that works to the best advantage of the people of the northeastern territories after due consideration of how new boundaries would affect the same। तो यही बात है कि सरकार ने वहाँ के विकास के लिए, वहाँ की प्रजा को पानी की आपूर्ति हो सके, बिजली की आपूर्ति हो सके, इसके लिए कई सारे जो कॉरपोरेशन है, जो इकाइयाँ है, वो वहाँ स्थापने का निर्णय लिया इस कानून के तहत। This part of the act takes care of the logistical transformation that would be required after the reorganization of boundary and ensures that both continuance and efficiency for the people। देखिए लॉजिस्टिक यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रेल और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमें मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट का जो टेरेन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। साथ ही वो एकदम कल्चरली रिच एरिया है भारत का, उसके साथ बायोडाइवर्सिटी के दृष्टि से भी बहुत ही रिच एरिया है। तो टेरेन उसका बहुत ही खराब है, घने जंगल है, पहाड़ी है, इनफैक्ट ईस्टर्न हिमालय है। तो इन सारी जो है हॉस्टाइल परिस्थितियों की वजह से यहाँ का विकास बहुत ही कठिन हो जाएगा और सरकार को इसके ऊपर विशेष ध्यान भी देना अनिवार्य है। तो यही बात है। तो इसको सुनिश्चित किया गया इस कानून के तहत कि वहाँ का जो लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो, अच्छी तरीके से हो। उसके साथ प्रोविजंस एज टू सर्विस, अब वहाँ पूरा प्रशासन खड़ा करना है। अब तो वो भारत का विभिन्न हिस्सा है, भारत का राज्य है, भारत के यूटीज है वहाँ। तो प्रशासन भी जो मेनलैंड इंडिया में हो रहा है ऐसा होना समय की मांग है या अनिवार्यता है। तो उसके लिए यहाँ ये प्रावधान दिए गए हैं। पार्ट 8 ऑफ द एक्ट लेज डाउन दिस पर्टिकुलर मैटर। भाग 8 में इस पूरे मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई है। lays down the provisions relating to the all India services and its application to the Northeast India after its reorganization। all India services जिसे अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है, मुख्य रूप से 3 सेवाओं की गिनती यहाँ की जाती है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है और भारतीय जंगल सेवा है। तो ये 3 अब जो सर्विस है वो नॉर्थ ईस्ट पे लागू होगी। भारत का जो IAS अधिकारी होगा, जो IPS अधिकारी होगा, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी होगा, वो अब अपनी सेवाएं नॉर्थ ईस्ट में दे सकता है, जो रीऑर्गेनाइजेशन के पूर्व वो नहीं दे पाते थे, क्योंकि उसका प्रशासन ही एक अलग रूप से होता था। वो ऑल इंडिया सर्विसेज का कभी भाग ही नहीं रहा था, मगर इस एक्ट से बन गया तो ये भी एक अच्छी बात है। जॉइंट कैडर वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द स्टेट ऑफ आसाम एंड मेघालय फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड फॉरेस्ट सर्विस। जॉइंट कैडर, ठीक है, दोनों देशों के प्रशासन के लिए एक जॉइंट कैडर रखा गया, जिसमें जो ऑफिसर्स होते थे उनको कलेक्टिवली डिप्लॉय किया जाता था। किसी को मेघालय में किया जाता था या किसी को आसाम में किया जाता था। साथ ही द यूनियन टेरिटरी सर्विस कैडर फॉर मणिपुर एंड त्रिपुरा वेर डीम्ड टू बी द कैडर सर्विस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स। यस, ये भी सही है। आज दिन तक मणिपुर और त्रिपुरा दोनों ही यूटी थे, तो वहाँ यूटी की जो कैडर थी अब वो संभवतः बन सकती है राज्य की कैडर, फुल फ्लेज राज्य की कैडर, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन यूटी में से राज्य में हो गया है। तो उसके साथ साथ उनकी जो सेवाएं है, जो वहाँ चलती थी, जो कैडर थी, वो भी बन जाएगी, वो भी ट्रांसफॉर्म कर जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस पार्ट क्रिएटेड प्रोविजन फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ ऑफिसर इन सेम पोस्ट दे वर होल्डिंग प्रायर टू द
reorganization, so administrative convenience could be achieved. तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आज दिन तक जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, जो अमलदार, जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ काम कर रहे थे, उनकी सेवाएं वहाँ चालू रखी, क्योंकि वे लोग अनुभवी थे। उनके अनुभव का उपयोग सरकार अच्छी तरीके से करना चाहती थी, अच्छे प्रशासन की तरह करना चाहती थी, तो इसीलिए इन लोगों की सर्विस को चालू रखा, जो एक सकारात्मक बात थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि हम लोग मुख्य प्रावधान में लिख सकते हैं। अब हमें आगे देखना है कि यह कानून कितना महत्वपूर्ण था और क्या क्या उसकी टिकाएं थी। तो निजी रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि इस कानून ने बहुत ही अच्छा काम किया, जो जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया कि इस कानून ने मानसिक रूप से, या आप कह लीजिए जनमानस में, जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बताया नॉर्थ ईस्ट को, वो इस जो है काम कानून ने किया, और ये श्रेय इस कानून को जाना चाहिए। तो इसलिए मैं तो इस कानून के समर्थन में ही हूँ, और मुझे तो इस कानून की अच्छाई ही दिखती है। मगर फॉर अवर एकेडमिक पर्पस वी नीड टू नो कि कौन कौन से इसमें इतने लूपहोल भी थे, क्या क्या इसकी जो है इस कानून की चुनौतियाँ थी। तो देखेंगे, दो भाग में देखेंगे। क्रिटिक्स और इम्पोर्टेंस। देखिए, क्रिटिक्स में अगर देखें तो एक ही बात है कि यह कानून के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी आशंकाएं हुई है कि इस कानून ने जब भौगोलिक सीमाओं को तय किया, तो उस समय जो वहाँ की जो डेमोग्राफी थी, उसकी जो मांगे थी, जो ट्राइबल डेमोग्राफी थी, उसकी जो मांगे थी, उसको नज़रअंदाज किया है, उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया है। तो ये एकमात्र इसका क्रिटिक है। नॉट अकाउंटेड for tribal demographic demand। तो ये एकमात्र हम इस पूरे मुद्दे की जो है क्रिटिक कह सकते हैं, इस पूरे कानून की क्रिटिक कह सकते हैं। साथ ही में अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सर्वप्रथम इंपॉर्टेंस तो वही है, इट रिड्यूस्ड आइसोलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, या आप कह लीजिए एरियाज फ्रॉम इंडिया, जो आज दिन तक आइसोलेट होते आए थे, इसको अब भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया। तो ये इसका महत्व हम लोग कह सकते हैं। साथ ही इसी प्रावधान की वजह से 7 सिस्टर्स की जो संकल्पना है वो सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई। ठीक है, ये संकल्पना दरअसल 1972 में त्रिपुरा के एक पत्रकार ज्योतिदास सैकई, दी गई थी यह संकल्पना। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये मैं नोंद करनी है। और तब से यह संकल्पना धीरे धीरे सुदृढ़ हुई, मगर इसको पूरे विश्व में फैलाने के लिए, इस संदेश को, 7 सिस्टर्स के संदेश को पूरे विश्व में फैलाने के लिए यह कानून ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, कानून की बहुत ही अच्छी भूमिका रही। तो ये भी हमें सुनिश्चित करना है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोग कह सकते हैं। तो ये सारे रहे मेरिट्स और डिमेरिट्स। हमने आज के इस उपाख्यान में कई सारी बातें देखी। साथ ही में एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ मैप। तो आप उसे देखिए, और मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको स्टडी कीजिए, इसका स्थान समझिए, कौन कौन से राज्य के साथ कौन कौन सी बाउंड्री लगती है वो भी समझिए। वो मेरी तरफ से आपको समझाना बहुत ही एक जो है एलिमेंट्री रहेगा, क्योंकि मैप हमारे सामने है, तो मैप स्टडी तो हमें सेल्फ स्टडी में ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप देखिए वो फोटोग्राफ को। और साथ ही में यह पूरा मुद्दा नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही जटिल है, और एक लेक्चर में जो है समाप्त नहीं हो सकता। इसके लिए काफ़ी सारे कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंसिव लेक्चर्स चाहिए, काफ़ी सारे। तो हाइपोथेसिस में जब जीएस का पोर्शन करते होंगे, हम पॉलिटी पढ़ते होंगे, तब उसकी बात वहाँ करेंगे। साथ ही कल्चर, जो असमिया संस्कृति है जिसके बारे में हमने देखा, जबरदस्त कल्चर है,
मगर आज हम लोग उस विषय पर नहीं जा पाए, मुझे उसका खेद है। हालांकि मेरी इच्छा थी, मगर हम जा नहीं पाए क्योंकि मेरे पास समय संसाधन सीमित है। तो उसकी भी बात वहाँ हाइपोथेसिस में करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऑनलाइन तैयारियां करनी है, सरकारी जॉब्स लेनी है, चाहे किसी भी कक्षा की हो, किसी भी राज्य की हो, संघ की हो, तो ऑनलाइन हम आपको तैयारी करवाएंगे। आप लोग जुड़िए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को जो है लाइक कीजिए, हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लस वी आर कमिटेड टू एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि हम लोग ऑनलाइन हमारा जो रिच कंटेंट है, जो वैल्यू रिच कंटेंट है, वो आपको वैसे ऐसे ही देंगे यूट्यूब में, क्योंकि जो है आप लोग पढ़े उससे बेहतर हमें जो है कुछ नहीं चाहिए। तो आई होप यू विल शेयर अवर चैनल, और आप देखेंगे हमारी चैनल को, हमारे कंटेंट को, और साथ ही में परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीक में, अगले संडे को नए कानून के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी।